नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 7 और अंतिम वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से फ्यूज कौन मिश्र धातुओं से बना है। यानी कि फ्यूज तार जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखना है, फ्यूज तार टीन और सीसा से मिलकर बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है और इस टाइप के कम से कम 6-7 प्रश्न है जो कि यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि हीटर किसका बना होता है। ठीक है, ये हीटर जो मतलब कि हीटर में कौन सा तार का यूज होता है, तो हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है ना, हीटर हो गया। और एक है आयरन, जो विद्युत इस्त्री होता है, आयरन। ठीक है, आयरन में कौन सा तार होता है ना, क्या होता है, तो आयरन में क्या होता है, तो आयरन में और विद्युत, यानी कि आयरन यानी विद्युत हीटर हो गया है ना। तो हीटर, आयरन यानी कि विद्युत इस्त्री और हीटर, ये दोनों में नाइक्रोम पाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का इसमें यूज होता है दोनों में। ठीक है, और विद्युत बल्ब होता है एक। ठीक है, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन होता है। और फ्यूज तार की बात करें तो फ्यूज तार में टीन और सीसा होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ये याद रखना है कि हीटर में और आयरन और विद्युत बल्ब और फ्यूज तार में ये सभी का प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, हीटर, आयरन, विद्युत बल्ब और फ्यूज तार, ये सभी का प्रतिरोध उच्च होता है और सभी का गलनांक भी उच्च होता है। लेकिन फ्यूज तार का ध्यान रखना है, सिर्फ ये सभी का प्रतिरोध और गलनांक सभी उच्च होता है, लेकिन फ्यूज तार का क्या है, प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है। ठीक है, निम्न गलनांक के कारण ये क्या होता है, अधिक जब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो ये गल जाता है। ठीक है, तभी जो घरों में लगे बल्ब, बिजली के जितने भी होते हैं एसेसरीज होता है, पंखे, टीवी, वो गल जाने से क्या होता है, वो लाइट वहाँ से कट जाती है। तो वो फ्यूज तार में निम्न गलनांक होता है ना, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है फ्यूज तार में, याद रखना है मेन चीज़ है। ठीक है, बाकी ये इसी में क्या है, ये दोनों उच्च होती है, प्रतिरोध भी और गलनांक भी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि किसका किसका बना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हीटर और आयरन में क्या है, दोनों में नाइक्रोम होता है। आयरन में क्या है, नाइक्रोम और अभ्रक का होता है, जो बॉडी होता है अभ्रक यानी माइका का बना होता है। और विद्युत बल्ब में होता है क्या, टंगस्टन का बना होता है। और फ्यूज तार में ये क्या है, टीन और सीसा का बना होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है यहाँ कि पीतल किसका मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल, है ना, इसको याद रखना है, पिताजी। ठीक है, पिताजी यानी पीतल और ताज यानी तांबा और जिंक का मिश्रण है। और एक क्वेश्चन आता है कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा है टीन और तांबा का मिश्रण है, इसे याद रखना है, काटता यानी कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया था कि फ्यूज तार जो है वो टीन और सीसा का बना है। नेक्स्ट है कि दूध इसका एक उदाहरण है, तो दूध क्या है, दूध एक पायस है ना, दूध एक इमल्सन है ना, इमल्सन है। तो दूध एक पायस है, उसको इंग्लिश में बोलते क्या, इमल्सन। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ आंसर हो जाता है ये वाला इमल्सन, है ना, करेक्ट आंसर इसका हो जाता है इमल्सन। ठीक है, इमल्सन का मतलब होता है पायस। तो दूध एक क्या है, एक पायस है, ये याद रखना है। और पायस किसको बोलते हैं, जैसे द्रव और द्रव का मिश्रण जो होता है वो पायस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, द्रव और द्रव का जो मिश्रण होता है वो इमल्सन होता है, पायस होता है। ठीक है, अच्छा, दूध से मालूम कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूध के बारे में एक बार सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम की आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इसी तरह तैयारी करने एक शानदार तरीका होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड और कन्फ्यूजन वाला प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण है वो एग्जाम में जो आते हैं और आने की संभावना रहती है, सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, अब दूध से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे दूध का रंग पीला होता है किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीलापन कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद जो है ये किसके कारण होता है, दूध का रंग सफ़ेद जो होता है केसिन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, पीलापन हो गया कैरोटीन के कारण, और सफ़ेद केसिन के कारण होता है। अच्छा, खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सारे चीज़ें नोट करते जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है और रिपीट भी होता है। ठीक है,
तो इसलिए नोट कर लेना है और वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूध से दही बनाने में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो वो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दूध से दही बनाने में वो जीवाणु जो सहायक है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक है। अच्छा, दूध से जो दही का खट्टा होना ये किसका उदाहरण है? दूध से दही जो बनता है ये किसका उदाहरण है? किण्वन का उदाहरण है ना। किसका उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। और दूध से कौन सा प्रश्न आता है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता पूछे या तो दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। जब श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति बोलिए या तो ऑपरेशन फ्लड बोलिए, ये दोनों का संबंध किससे है ना? श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक है, तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो बर्गिज कुरियन है ना। श्वेत क्रांति का जनक बर्गिज कुरियन है। अच्छा, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 26 नवंबर से कुछ याद आ रहा है? 26 नवंबर से एक और कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, और दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है दूध का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के निर्माण में किसका इसमें से कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए वनस्पति घी से वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में उपयुक्त तो गैस जो है वो हाइड्रोजन, और उपयुक्त जो उसमें यूज किया जाता है उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो निकेल होता है। ठीक है, याद रखना है। उत्प्रेरक जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में है ना, उत्प्रेरक कौन होता है? तो वो निकेल होता है। ठीक है, और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें हाइड्रोजन का यूज होता है, तो ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इस टाइप के एक और क्वेश्चन आता है कि अमोनिया का निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया हाइबर विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब हाइबर विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो हाइबर विधि में यानी कि अमोनिया बनाने में उत्प्रेरक होता है लोहा। ठीक है, याद रखना है लोहा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर क्या, देखिए हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हाइड्रोजन से और भी कई प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे कि सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ब्रह्मांड, सूर्य, तारा, ये सभी में प्रचुर मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। भविष्य का ईंधन आवारा तत्व हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो अभी बताएं, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जैसे हीलियम से क्या क्वेश्चन आएगा? तो ये क्या है? पीरियोडिक टेबल में दूसरा सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, हल्का तत्व बोली या तो गैस बोली, सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? हीलियम है। ठीक है, अब हीलियम से एक क्वेश्चन ये आता है कि जो समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है समुद्री गोताखोर के सिलेंडर में। अच्छा, हीलियम एक अक्रिय गैस है, ये भी याद रखना है। ठीक है, रही बात मीथेन की, तो बायोगैस का अगर मुख्य घटक पूछे कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो मीथेन है। बायोगैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी का मुख्य घटक मीथेन है। मीथेन को मार्क्स गैस कहा जाता है ना। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 होता है। और कोयला की खदान, धान के खेत में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो मीथेन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और रही बात ऑक्सीजन की, तो मानव शरीर में और भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ऑक्सीजन की खोज और हंसाने वाली गैस की, ये दोनों की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टल ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हाइड्रोजन से एक और चीज़ें याद रख लेना है, जैसे कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है ना?
तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है ना। तो प्रोटियम इसको मानिए है ना, और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम में क्या होता है, एक है ना, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। और ड्यूटेरियम में परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान जो होता है परमाणु भार 2 होता है। और इसमें जो ट्राइटियम में है एक परमाणु संख्या है और द्रव्यमान इसका 3 है। ठीक है, ये तीनों में देखिए परमाणु संख्या समान है, इसीलिए ये समस्थानिक है, यानी कि परमाणु संख्या उसका जो है प्रोटॉन की संख्या वो समान होगी। ठीक है, तो समस्थानिक हो गया ये। अच्छा, ये जो प्रोटियम से है, जो प्रोटियम से क्या बनता है, साधारण जल बनता है। ड्यूटेरियम से क्या है, D2O है ना, भारी जल बनता है। और जो है ट्राइटियम क्या है, ट्रिटियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में किसका, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अच्छा, काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। या तो काला शीशा बोलिए या तो ब्लैक लेड ग्रेफाइट को कहा जाता है। ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये सभी क्या कार्बन का अपरूप है। ठीक है। अच्छा, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो भी ग्रेफाइट ही है। ठीक है। परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल का यूज किया जाता है। अच्छा, ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक ना, स्नेहक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का आकार जो है वो षटकोणीय होता है। ठीक है, और इसका संकरण अवस्था जो है ना, किसका, ग्रेफाइट का sp2 है। और ग्रेफाइट का है संकरण अवस्था sp2। और हीरा का आकार जो है वो चतुष्फलकीय है और इसका कार्बन का जो है संकरण अवस्था जो है sp3 है। हीरा का sp3 है और ग्रेफाइट का sp2 है। नेक्स्ट है कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयला को ही भूरा कोयला कहा जाता है। ठीक है, कोयला से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। जैसे कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला होता है और लिग्नाइट कोयला होता है और पिट कोयला होता है ना। इसे याद रख लेना, कन्फ्यूजन ना हो कभी, आसान से याद रहे। ए बे ले पी है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ले पी यानी लिग्नाइट और पिट कोयला होता है। ठीक है, सबसे अच्छा किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, अब एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है और सबसे ज़्यादा कार्बन अगर पूछे किस कोयले में होते हैं तो एंथ्रासाइट कोयले में ही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन होने के कारण ही सबसे अच्छा ये कोयला है। ठीक है, लेकिन लोहा में जो होता है ठीक इसका उल्टा होता है। लोहा में क्या है, सबसे ज़्यादा अगर कार्बन है तो वो घटिया लोहा है। ठीक है, यानी अशुद्ध लोहा है। और सबसे कम कार्बन वाला जो रहेगा वो सबसे शुद्ध लोहा रहेगा। ठीक है, जैसे कि पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा है, पिटवा लोहा, इसमें कार्बन की प्रतिशत नहीं के बराबर है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए, सबसे अच्छा या सबसे ज़्यादा कार्बन वाला कोयला है एंथ्रासाइट कोयला और सबसे घटिया कोयला कौन सा है, यानी कि कम कार्बन प्रतिशत, वो है पिट कोयला है। सबसे कम कार्बन यानी कि सबसे अच्छा या तो शुद्ध लोहा कौन सा है, तो पिटवा लोहा है, तो इसमें क्या कार्बन सबसे कम होगा। और सबसे अशुद्ध लोहा जो है जिसमें क्या कार्बन ज़्यादा होगी वो कौन सा है, ढलवा लोहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में किस श्रेणी की कोयला सबसे ज़्यादा होती है, तो बिटुमिनस कोयला सब भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कोयला उत्पादन में या तो कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है, तो झारखंड है। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। और काला हीरा किसे कहा जाता है, तो कोयला को काला हीरा के रूप में भी जाना जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, तो आयोडीन जो है ये किस रूप में पाया जाता है, तो ये तो ठोस के रूप में पाया जाता है ना। आयोडीन क्या है, ठोस के रूप में पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है जैसे कि साधारण नमक जो है और इसमें क्या मिलाने पर ये आयोडीन युक्त नमक बन जाता है, तो पोटेशियम है ना, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड इसको मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। ठीक है। अब आयोडीन से और भी प्रश्न आता है एग्जाम में, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है, जैसे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, जिसे गंड रोग भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, ये याद रखना है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अच्छा, आयोडीन परीक्षण का प्रयोग
किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है ना। आयोडीन परीक्षण का उपयोग जो है किसकी उपस्थिति जांचने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है। अच्छा, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें यौगिक देख कर ना इसमें केमिस्ट्री में डाल दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये क्या मैथ का प्रश्न है। तो पहली समयौगिक यानी कि जो पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या क्या है, यानी कि यौगिक यानी कि तो होता है पहली समभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पहली समभाज्य संख्या क्या होगी, तो 4 होगा। सबसे पहली भाज्य संख्या जो है वो 4 होगा। कैसे, तो देखिए एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है, एक होता है भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में क्या है, जो एक से और स्वयं से कटे, ठीक है। और भाज्य संख्या कौन सी होगी, जो एक से और स्वयं से कटने के अलावा एक और किसी अंक से कटे, है ना, तो वो होता है क्या, भाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो पहला अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, लेकिन पहला भाज्य संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है सोना में डैश मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है, तो देखिए सोना में तांबा भी मिलाया जाता है और चांदी भी मिलाया जाता है, ठीक है। सोना में जो आभूषण बनाने के लिए, देखिए शुद्ध सोना जो है उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या, ये टूट जाएगा, ठीक है। सोना शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और जो बनाया जाता है 18 कैरेट और 22 कैरेट का बनाया जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि 18 कैरेट सोना में कितना सोना है ना, इसमें शुद्ध सोना है कितना प्रतिशत है, तो देखिए 24 कैरेट में 100% है, ठीक है, 100% है। तो ये 18 में पूछ रहा है, तो ये 6 चौक 24 है, यानी कि 6 तिया 18 है ना, यार 25 चौके 100 है, यानी 25 तिया 75%। 18 कैरेट सोना में 75% क्या है, शुद्ध सोना है, ठीक है। अच्छा, सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। और सोना का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो है चीन है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है, या सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सा है, तो वो भी सोना है, ठीक है, ये याद रखना है ना। सोना जो कि सबसे आघात वर्धनीय और तन्य धातु है। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है, तो ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होगा, मरकरी और आर्गन का होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना देखिए कई लोग, हम लोग गांव में क्या ट्यूबलाइट को मरकरी भी बोलते हैं ना, मरकरी, तो यानी कि इसमें मरकरी और आर्गन होता है, ठीक है। अच्छा, मरकरी जो है इसका क्या है, Hg है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 80 है, ठीक है। और आर्गन का जो है इसका भी परमाणु संख्या याद रखिए, इसका कितना है, आर्गन का 18 है, ठीक है। और पारा से और क्वेश्चन कौन सा आता है, पारा है, मरकरी यानी कि पारा, ठीक है। तो पारा से क्वेश्चन ये आता है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु जो है, एकमात्र द्रव धातु कौन सा है, तो वो पारा ही है, ठीक है। कमरे के ताप पर द्रव धातु जो है वो है कौन सा, पारा है। अच्छा, कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सा है, अधातु जो है वो है ब्रोमीन, ठीक है। इसे याद कैसे रख लेना ताकि कन्फ्यूजन भी ना हो। देखिए धातु जो है, धातु क्या शब्द में छोटा है तो ये पारा वाला हो गया, और अधातु ये बड़ा है तो ब्रोमीन भी बड़ा है, ठीक है। यानी कि एकमात्र धातु जो है वो है पारा, और एकमात्र अधातु जो है जो कि कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहता है तो वो है ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि पारा के विषाक्तता के कारण, ठीक है, कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग होता है, ठीक है। मीना माता किसके कारण होता है, पारा के कमी से होता है, मतलब पारा के प्रदूषण से होता है, ठीक है। और एक होता है इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन या तो आर्गन गैस पाया जाता है विद्युत बल्ब में, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सा है, मतलब कि सबसे
वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस तो पाया जाता है नाइट्रोजन, लेकिन अगर पूछे वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन सा है, तो वो है आर्गन ही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस जो पाया जाता है वो आर्गन ही है। अच्छा, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो क्विक सिल्वर पारा को ही कहा जाता है। ठीक है, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। ठीक है, देखिए सिलिकॉन कार्बाइड को इसलिए कृत्रिम हीरा कहा जाता है कि सिलिकॉन को कार्बन की उच्च ताप और दाब पर जब गर्म किया जाता है तो कृत्रिम हीरा का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, सिलिकॉन और कार्बन की उच्च ताप और दाब पर जब गर्म किया जाता है तो हीरा बन जाता है। ठीक है, कृत्रिम हीरा बन जाता है। ठीक है, और हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये सब क्या कार्बन का अपरूप है। संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो हीरा ही है। ठीक है, और सबसे कठोर धातु अगर पूछे तो टंगस्टन है। ठीक है, सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। देखिए कई जगह आपको प्लेटिनम देखने को मिल जाता है। ठीक है, कि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है, लेकिन क्या है ना कि मोह स्केल पैमाने पर किसी भी खनिज की कठोरता मापी जाती है, तो इसलिए टंगस्टन से 4 गुना ज़्यादा ये प्लेटिनम से 4 गुना ज़्यादा कठोर है टंगस्टन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कठोर धातु हो गया टंगस्टन, पदार्थ में हीरा हो गया। अच्छा, हीरा का आकार जो है वो क्या है, चतुष्फलकीय है। ठीक है, हीरा का आकार चतुष्फलकीय है और इसका संकरण अवस्था जो है sp3 है ना। हीरा का संकरण अवस्था जो है sp3 है। और ग्रेफाइट का अगर बात करें, ग्रेफाइट का जो है आकार षटकोणीय होता है और इसका संकरण जो होता है ग्रेफाइट का जो है संकरण अवस्था जो है ग्रेफाइट का, वो क्या है, ग्रेफाइट का है sp2 है। ठीक है, sp2 है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, हीरा का चमकने का कारण क्या है, पूर्णांतरिक परावर्तन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रही बात संकरण, जो संकरण निकालते हैं sp3 है तो sp2, ये संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है ना। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब संकरण होता है। अच्छा, काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा के रूप में कोयला को जाना जाता है। ठीक है, और हीरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो एकमात्र राज्य है जहाँ हीरा का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है, तो जल सहसंयोजक यानी कि जल क्या है, H2O। ठीक है, तो इसका पूछा गया कि सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है, तो देखिए H2O है, तो यहाँ रखिए O और H क्या है, 2 बार है ना, H2O, H 2 हो गया और O हो गया। ठीक है, H2O, तो इसके बीच का कोण पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार में इसका बीच का कोण जो है वो मतलब कैसा होगा, ज्यामितीय आकार कैसा होगा, देखिए यहाँ कोणीय होगा ना, क्या होगा, कोणीय होगा। इसका करेक्ट आंसर है कोणीय होगा। ठीक है, देखिए जल का घनत्व अधिकतम कितना पे होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का बर्फ बनना ये क्या भौतिक परिवर्तन है और सार्वभौमिक विलायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जल को ही सार्वभौमिक विलायक रूप कहा जाता है। नेक्स्ट है सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो सिरका को किसकी सहायता से, तो सिरका में क्या है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक कहाँ है, देखिए यहाँ पर है ना, एसिटिक, यानी सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर एसिटिक की सहायता से तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, जो कि है ना सिरका में पाया जाता है। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है CH3COOH है ना, और यह एक दुर्बल अम्ल है। ठीक ना, एसिटिक अम्ल जो है ये दुर्बल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल गैस एक मिश्रण है, तो ऑयल गैस किसका मिश्रण है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया गया, तो ऑयल गैस जो है ये किसका है, तो ये संतृप्त ऑक्सीजन है, संतृप्त ऑक्सीजन का ये मतलब कि ऑयल गैस एक मिश्रण है, संतृप्त ऑक्सीजन है ये, नहीं ना, संतृप्त। देखिए एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो जो
हाइड्रोकार्बन को दो भाग में बांटा गया, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या है, एल्केन, एल्केन रूप में होता है ना, ये क्या है, संतृप्त जो कार्बन है एल्केन के रूप में रहता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, CN और H2N+2, ये हो गया एल्केन का। और एल्किन का होता है CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ठीक है। अच्छा, संतृप्त कार्बन में, संतृप्त जो है, संतृप्त में क्या है, वो एल्केन समूह का आता है। और एल्किन और एल्काइन ये असंतृप्त में आता है, ये दोनों जो है ये असंतृप्त श्रेणी में ये आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो ऑयल गैस है यहाँ, ठीक है, ऑयल गैस से एक क्वेश्चन याद रखिए करंट अफेयर में कि जो नवीनतम है, सबसे लाटेस्ट 13वीं महारत्न कंपनी कौन सा है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गन मेटल मिश्रण है, तो गन मेटल किसका मिश्रण है, तो ये है तांबा, जिंक और टीन का मिश्रण है, ठीक है। अब ऐसे समझिए, जो पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। अब क्या करते हैं, देखिए, यही तांबा और जिंक में, यानी कि पीतल में जब टीन मिला दिया गया ना, पीतल में टीन मिला दिया गया, तो ये हो गया गन मेटल हो गया, ठीक है। तांबा और जिंक में टीन मिला देने के बाद ये हो गया गन मेटल हो गया। अच्छा, ठीक है, तांबा, ये जो पीतल है, तो पीतल में अगर निकेल मिला देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये अगर निकेल मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा मालूम, जर्मन सिल्वर कहा जाता है, ठीक है, जर्मन सिल्वर कहा जाता है। अगर पीतल में टीन अगर मिला दिए तो गन मेटल हो गया। और पीतल में यानी कि तांबा और जिंक के साथ अगर निकेल मिला दिए तो निकेल मिला देने के बाद क्या, जर्मन सिल्वर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर और याद रखना है कि कांसा जो है किसका मिश्रण है, तो कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है ना, उसे याद रखना है, काटता, कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है। अच्छा, फ्यूज तार ये किसका मिश्रण है, तो फ्यूज तार बोलिए या तो सोल्डर भी, ये दोनों क्या है, सीसा और टीन का मिश्रण है, ठीक है। फ्यूज तार और सोल्डर ये क्या, सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व पूछे या तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पूछे, तो उसका घटते क्रम में आपको याद रख लीजिए, ठीक है। तो ताकि इससे और कोई लेंदी प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे बन जाएगा। तो जो क्रियाशीलता है या तो सक्रिय तत्व के घटते क्रम में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा मालूम, यह पोटेशियम, फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर नीचे आता जाइए लोहा, फिर सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर यानी कि तांबा, फिर है आपका पारा, फिर है आर्गन, फिर है सोना, फिर सबसे कम में है प्लेटिनम। सबसे कम अगर क्रियाशील तत्व पूछे तो वो है प्लेटिनम। सबसे अधिक जो है क्रियाशील तत्व जो है, सबसे अधिक जो है वो क्रियाशील जो तत्व वो कौन सा है, तो वो है पोटेशियम है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक सक्रिय तत्व इसमें हो गया पोटेशियम और सबसे कम जो है तो वो हो गया प्लेटिनम, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। और पोटेशियम सोडियम को किस में रखा जाता है, पोटेशियम और सोडियम को किस में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। अच्छा, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक अस्थिर तत्व सीजियम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, सीजियम। नेक्स्ट है, यानी सीजियम का प्रतीक होता है CS। नेक्स्ट है
सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है ना, सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, तो सो से सॉफ्ट, सो से क्या होगा आंसर इसमें, सोडा, है ना। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, तो सोडा ग्लास को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इस टाइप के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। जैसे कि कैमरा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो कैमरा के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है ना। कैमरा के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, धूप वाला चश्मा में तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। धूप वाले चश्मे से एक और क्वेश्चन आता है कि धूप वाले चश्मे का जो क्षमता है, डायोप्टर है, वो कितना होता है, तो 0 डायोप्टर होता है, ठीक है, याद रखना है। और प्रयोगशाला में किस कांच का यूज किया जाता है, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग है, प्रयोगशाला पायरेक्स, है ना, प्रयोगशाला पायरेक्स, है ना, का यूज किया जाता है। और ट्यूबलाइट और बोतल में किसका, सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट या तो बोतल हो गया, या तो घरेलू बर्तनों को बनाने में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है, तो अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किसका बनाता है, कि पहले फ्यूज होता है किसका मिश्रण, तो सीसा और टीन का होता है ना, सीसा और टीन का होता है, ठीक है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अब क्या होता है, देखिए नॉर्मल हो गया, फ्यूज क्या है, शीशा और टीन का बना होता है, लेकिन जब तांबा इसमें अगर मिला देते हैं तो सबसे अच्छी क्वालिटी का हो जाता है ये फ्यूज तार, है ना। तांबा जब मिला देते हैं तो टीन और शीशा का और तांबा का मिश्रण है, ठीक है। फ्यूज तार में क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है ना, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। और फ्यूज तार जो है वो किस क्रम में जुड़ा होता है, तो वो सक्रिय चालक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, फ्यूज तार जो है सक्रिय चालक के श्रेणी क्रम में है, लेकिन घरों में लगे जो बल्ब होते हैं या पंखा होता है, ट्यूबलाइट होता है, वो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, शल्य क्रिया में, है ना, पट्टियों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसका किसका, कैल्शियम सल्फेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हड्डियों के जो प्लास्टर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CSO4। जब जिप्सम को क्या कि CSO4 2H2O, यह है जिप्सम। जिप्सम को क्या है, जब 1 से 20 डिग्री से अधिक सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो फिर वो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को बोला जाता है क्या, समूह बोला जाता है, ठीक है, समूह बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या है, समूह बोलिए या तो वर्ग बोलिए या तो ग्रुप बोलिए, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इसमें क्या वर्ग भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ग्रुप जो है इंग्लिश वाला ज़्यादा वैल्यू रहता है, तो ग्रुप यानी कि वर्ग, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये है क्या है, ऊर्ध्वाधर है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन है ये, यानी कि वर्ग है, ये समूह है, तो वर्ग की संख्या कितनी है, 18 है, और है एक क्षैतिज होता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा जो है ये आवर्त हो गया, आवर्त कितना है, तो 7 है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था, हेनरी मोसले ने दिया था। और जो हेनरी मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो इसमें से सबसे भारी तत्व कौन सा है, ये पूछा गया कि सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो है ओस्मियम, ठीक है। ये सबसे भारी
धातु भी अगर पूछ दे तो ओस्मियम है, ठीक है। अच्छा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वो है यूरेनियम, है ना। देखिए सबसे भारी तत्व ओसियम है, लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर पूछ दे पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है यूरेनियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, तो लिथियम है। और सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो वो टंगस्टन है ना। सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु वो है टंगस्टन, और सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो वो है हीरा, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो है हीरा। नेक्स्ट है, यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यूरिया में तो 46% नाइट्रोजन पाया जाता है ना। तो ऑप्शन में है नहीं, तो उसके आसपास जो है वो उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 49% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, यूरिया में। अच्छा, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन 78% है, ठीक। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र क्या है ना, यूरिया का जो सूत्र है NH2 CO NH2, ठीक है NH2 फिर एक बीचा में CO फिर NH2 दोबारा, ठीक है। NH2 CO और NH2 ये क्या है, यूरिया का सूत्र है, ठीक है। और यूरिया की खोज किसने किया था, तो बोहलर ने किया था। और प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो वो भी यूरिया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है, ठीक है। अब इस टाइप से जितने प्रश्न पूछा जाता है सब आपको बताएं, फिर एक बार समझिए कि बायोगैस या तो प्राकृतिक गैस या तो गोबर गैस, ये सभी का मुख्य घटक जो है वो कौन सा, मीथेन है, ठीक है। कीचड़ में कौन सी गैस पाई जाती है, कीचड़ का जो है मुख्य घटक वो भी मीथेन है। और CNG का मुख्य घटक वो भी मीथेन है, ठीक है, CNG का। अच्छा, कोयले की खान और धान के खेत में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, तो मीथेन गैस ही उत्सर्जित होता है, ठीक है। और मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को ही कहा जाता है, ठीक है, मार्स गैस। और जो मीथेन है इसका फॉर्मूला क्या है, CH4 है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है, तो कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका, सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का है ना यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। अच्छा, कृत्रिम वर्षा कराने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और रही बात किसका, सिल्वर आयोडाइड हो गया। और रही बात कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है ना। फोटो जो है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है ना। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, अम्ल वर्षा जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण इस जो कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, इथेन जिसका आणविक सूत्र है C2H6, तो इनके पास क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे कि इसको बात करते हैं, इसका सूत्र क्या है, C2H6 यानी C2 है ना, H6 यानी कि 3 इधर चला जाएगा और ये हो गया ना। तो इथेन का जो सूत्र हो गया C2 है ना, और H6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। और ये कैसा है, देखिए ये जो है एल्केन श्रेणी का है। कैसे पता करेंगे, जैसे एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 यानी कि Cn जो यहाँ पर है इससे क्या है, ये दोगुना होगा है ना, CnH2n+2 दोगुना से 2 ज़्यादा होगा। तो यहाँ जैसे 2 है तो 2 दूनी 4 और प्लस
2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एल्केन समूह का, ठीक है, एल्केन श्रेणी का है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये तो हो गया एल्केन श्रेणी का। तो इसमें पूछा गया क्या के पास है तो कितना सहसंयोजक बंध है, ये पूछ रहा है ना। तो सहसंयोजक बंध कितना है, देखिए गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 सहसंयोजक बंधन इसके पास है। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर है 7 सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है ना। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध है। ठीक है, तो पहले क्या, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड का Ca है ना, CaC2 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का ये फॉर्मूला हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे सजा के, देखिए Ca है ना, और C2 है, तो यानी कि 2 बार C है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड का ये फॉर्मूला हो गया। तो इसी से अब क्या है, निकालना क्या है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में अगर जैसे ये क्या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सपोजिट ये सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है केवल। और जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में, इसमें है कि 1 सिग्मा प्लस में जितना भी पाई हो वो होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है जो सिंगल बॉन्ड है सिर्फ 1 सिग्मा उसमें होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पूछा गया है कि कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध है। तो इसमें क्या है, कितने प्रकार के बंध है, तो देखिए इसमें क्या है, 1 सिग्मा है। ठीक है, इसमें क्या है, कितनों बॉन्ड लिखा ऐसे हो, इसमें क्या सिग्मा 1 है। ठीक है, और इसको गिनती करेंगे पाई कितना है, तो पाई कितना है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई जो है वो 2 पाई होगा। ठीक है, देखिए सिंगल बॉन्ड में तो पाई होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड में क्या 1 घटा के कर देंगे तो 1 पाई हो जाएगा। और ट्रिपल जो बॉन्ड है इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 घटा के यानी कि 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यानी कि 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सी है ना। तो XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संकरण अवस्था कौन सा है। ठीक है, तो क्या 4 है। ठीक है ना, 4 है। तो जो संकरण संख्या क्या होता है, 1 घटा के होता है ना, sp3 हो जाएगा। ठीक है, sp3 वाला हो गया। और D के बाद करते हैं, D आगे जो बढ़ता है तो उसमें F4 है, यानी कि जो भी जितना है उसमें 2 से भागा दीजिए तो कितना आता है, 2 से भागा देंगे 4 में तो 2 आएगा, यानी कि sp3d2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 है तो इसका समतलीय भी होगा, वर्ग जैसा हो जाएगा है ना, तो वर्ग वाला सही होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय धातु है, मतलब कौन अक्रिस्टलीय, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय है। ठीक है, तो एक होता है क्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय किसे कहेंगे, देखिए वो ठोस जिसमें अवयवी कणों का एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय धातु कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, फिर समझिए एक बार, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों का एक निश्चित तथा नियमित व्यवस्था होती है उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस जैसे कि साधारण नमक, ठीक है, NaCl, ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। ठीक है, NaCl क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। फिर एक पोटेशियम क्लोराइड, लोहा, ठीक है, और सोना, चांदी, क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में आ गया। और रही बात ओ क्रिस्टलीय ठोस, तो ओ क्रिस्टलीय, देखिए अब इसमें क्या है, ओ पूछा गया क्या कौन ओ क्रिस्टलीय है। ओ क्रिस्टलीय में क्या होता है कि वे ठोस जिनमें अवयवी कणों को निश्चित और है ना
अवयवी कणों को निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होता है। वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे रबर, कांच और प्लास्टिक, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कांच, है ना, रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका क्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है NaCl, है ना, यानी कि देखिए मतलब कि क्रिस्टलीय बात करते हैं पहले। क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, NaCl हो गया, फिर पोटेशियम क्लोराइड हो गया, और लोहा, सोना, तांबा और क्वार्ट्ज, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और वो क्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है रबर, कांच और प्लास्टिक, ये सब क्या है, ओ क्रिस्टलीय ठोस है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है, कांच जो है ओ क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से केमिस्ट्री के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त, और कल से हम लोग बायोलॉजी से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। और आज का क्वेश्चन है कि पुरंदर की संधि कब हुआ था। ठीक है, तो आप इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लिख सकते हैं, जैसे पुरंदर की संधि कब हुआ, किसके बीच हुआ, तो ये सब चीज़ें आप जरूर एक्स्ट्रा फैक्ट जितना जानते हैं उतना लिखें जरूर। ठीक है, तो एक चीज़ अब हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते